विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। आज मैं आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और इसका आगामी 2 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, परीक्षा होने वाला है। यानी 7 अप्रैल को आपका इसका परीक्षा होगा। तो मैं जो प्रश्न पत्र लाया हूं आपके सामने, मॉडल प्रश्न पत्र है, ये काफी आप लोगों का सहयोग करेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट के होते हैं और इसमें जो अंक होते हैं वो 100 होते हैं, यानी पूर्णांक 100 होता है। सबसे पहली चीज की इसमें जो 1 से 10 प्रश्न होते हैं यह बहुविकल्पीय होते हैं, यानी एक एक नंबर के होते हैं। इसके 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से एक विकल्प को आपको सिलेक्ट करना होता है। जो सही विकल्प है उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक नंबर इसमें मिलेगा। इस तरह से 1 से 10 तक के जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न करने के बाद आप प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा और प्रश्न पत्रों से ये अलग होता है। अभी तक आप लोग जितने भी प्रश्न पत्र किए होंगे, जितने भी पेपर दिए होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के होते हैं और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। इसमें आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 3 नंबर के होंगे, 1 नंबर अधिक होगा और इनकी जो संख्या होती है वो 10 होती है। और सब्जेक्ट में भी संख्या 10 होती है, लेकिन जो अंक होता है वो 2 नंबर का होता है। इसमें अंक 3 मिलेंगे आपको। तो 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 से 24 यानी 5 प्रश्न आपके रहेंगे। ये 5 प्रश्न जो होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं। अभी तक जो आप पेपर देते थे उसमें ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसे इंग्लिश में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये प्रश्न आपके 5 नंबर के हुआ करते थे। लेकिन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आपको ये 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। इसके साथ साथ प्रश्न संख्या 25 से 27 जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। इनका उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखना है। जैसा कि आपको ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लिखा हुआ है उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 50 और 49 में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप 48 शब्द में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लिखना है, एक अंदाज आप कर लीजिएगा कि हाँ हमारा प्रश्न 4 लाइन का हो गया, इसमें 40 शब्द हो गए होंगे, 45 शब्द हो गए होंगे, यह मान करके आगे फिर बढ़ जाइएगा। क्योंकि अगर आप इसका काउंटिंग करने लगेंगे तो आपका टाइम पास हो जाएंगे और फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा करने का। इसलिए इसको ध्यान देना है कि शब्द को काउंटिंग नहीं करना है। एक आप राउंड फिगर में लेकर चलिएगा कि 40 वर्ड्स में भी हो सकते हैं, 49 वर्ड्स में भी हो सकते हैं। इसी तरह से 150 शब्दों में है तो 130 शब्द भी हो सकते हैं, 140 शब्द भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको करना है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले जो आपके सामने आएगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। वो 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। तो सबसे पहले चीज की आपको इस तरह से प्रश्न आएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म जो होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से आपके 4 विकल्प रहेंगे: व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसी व्यक्तिगत इकाई के छोटे यूनिट का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका क होगा, व्यक्तिगत इकाई होगा।
दूसरा प्रश्न है, अगर ये आप सही कर देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि इसमें आपको 5 से 6 सेकंड में आपको सिर्फ लिखना है व्यक्तिगत इकाई, या पहला प्रश्न का उत्तर क लिख देंगे तो उसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आ रहा है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होता है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता बढ़ती है। इसी तरह से इसमें भी 1 नंबर आपको मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, उत्पादन बंद कर देने पर जब प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है तो लागत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए, उत्पादन बंद कर दिया जाए, तो उत्पादन बंद कर देने पर उसके जो मूल्य वैल्यूएशन होता है वो क्या होता है? स्थिर लागत बढ़ जाती है, या परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, या परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, या स्थिर लागतें शून्य हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। उत्पादन का अगर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो स्थिर लागतें बढ़ जाती है। इसी तरह से अगला जो आपका प्रश्न आएगा, सीमांत आगम। सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है, यानी परिवर्तन की दर क्या है? कुल आगम है, कुल लागत है, औसत आगम है। तो इस तरह से इसका सीमांत आगम में परिवर्तन की दर जो है वो कुल आगम है। तो यहां पर 5वां प्रश्न है, दीर्घकाल में समान मूल्य बराबर होता है। जो दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में जो समान मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, सीमांत उपयोगिता, औसत लागत के, उत्पादन व्यय के, और साथ साथ इनमें से कोई नहीं, यानी एक ऑप्शन ऐसा रहेगा कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर आप औसत लागत के दीर्घकाल में समान मूल्य औसत लागत के बराबर होता है। पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मार्केट होता है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है, जब डिमांड कम हो जाता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है। जब सप्लाई अधिक होती है तो वैल्यू उसकी कम हो जाती है, यानी कीमत उसकी कम हो जाती है, और सप्लाई कम होता है तो उसकी वैल्यू अधिक हो जाती है। तो इसी पर यह प्रश्न है कि पूर्ति के बढ़ने पर, यानी सप्लाई के बढ़ने पर कीमत में क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में कमी होती है, इनमें से कोई नहीं, यानी 4 विकल्प रहेंगे। तो यहां पर जब पूर्ति बढ़ जाती है, जैसे बाजार में अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले आप देखे होंगे कि आलू की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, यानी आलू की उपज हुई थी, किसान आलू अपने खेत में से निकालकर मार्केट में भेजा तो उसकी कीमत कम हो गई थी। तो यहां पर पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में कमी होगी। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अब एक प्रश्न आ रहा है, इलाहाबाद बैंक, चूंकि इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है, लेकिन ये इलाहाबाद बैंक एक नाम है। इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक है। तो इस तरह के जो बैंक हैं वो क्या है? विदेशी विनिमय बैंक है, व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इनमें से कोई नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि विदेशी विनिमय, तो विदेशी विनिमय बैंक तो नहीं है, ठीक है। दूसरा केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक नहीं है, केंद्रीय बैंक तो एक ही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और तीसरा इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो इसका जो उत्तर होगा वह है व्यापारिक बैंक, यानी कि यह व्यापारिक बैंक है और इसमें जो भी लेन देन होता है पब्लिक के माध्यम से होता है। तो यहां पर यह व्यापारिक बैंक का ऑप्शन सही है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब, यहां पर CRR होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट रेपो रेट। तो साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, बढ़ता है या स्थिर होता है। तो यहां पर जो उत्तर होगा बढ़ता है। मुद्रा के कार्य, अगला प्रश्न है कि मुद्रा के कार्य हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का संचय होता है। तो इस तरह से आपको 4 विकल्प रहेंगे। तो यहां पे मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 विकल्प दिया है, चौथा में दिया है इनमें से सभी, तो या उपयुक्त सभी। तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा वह उपयुक्त सभी होगा।
अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? मुद्रा वह धुरी है, धुरी का अर्थ आप लोग जानते होंगे, जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल की पहिया जिस रॉड पे टिकी होती है, जिस लोहे के रॉड पे टिकी होती है, उसे ही हम धुरी कहते हैं। और इसी तरह से मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि मुद्रा ही है जो व्यक्ति से लेके वस्तु तक सबको घुमा रहा है। तो यहाँ पर मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। किसने कहा है? तो ये मार्शल ने कहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 10 प्रश्न का उत्तर आपको इस विकल्प के माध्यम से देना है। अगर आप सही उत्तर दे देते हैं तो आपको 10 मार्क्स 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके सामने प्रश्न आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं और ये 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से आपके 11, 12, 13, 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, तो यहां पर हम लोग 18 तक का यानी कि 4 और 4, 8 प्रश्न रहेंगे। ये 8 प्रश्न जो हैं वो आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे। इसमें इस तरह के प्रश्न आएंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? तो अभी तक हम लोग जानते थे व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म होता है और उसी को थोड़ा सा लार्ज कर दे समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर में आप 3 या 4 अंतर दे देंगे, वो पर्याप्त रहेगा और इसमें आपको 3 मार्क्स या 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए। उत्पादन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसका अर्थ समझाना है। तो ये भी बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में या 4 लाइन में लिखेंगे तो आपके शब्द भी कंप्लीट हो जाएंगे और पूरा का पूरे अंक मिल जाएंगे। उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। आप लोगों के सारे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब चैप्टर में है और सब आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर देने में आपको बिल्कुल कम से कम समय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर टाइम सेविंग कर लेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको टाइम मिल जाएंगे और उसको आप डिटेल से कर सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत से क्या आशय है? इसके बारे में भी आप डेफिनेशन 4 लाइन का डेफिनेशन लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। औसत लागत एवरेज कास्ट और सीमांत लागत मार्जिनल कास्ट में कैसा संबंध पाया जाता है? तो औसत लागत और सीमांत लागत में कैसा संबंध पाया जाता है, इसको आप थ्योरी में भी लिख देंगे, एक छोटा सा पिक्चर बना देंगे, छोटा सा तो फिगर बना देंगे और उसके माध्यम से भी आप समझा सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप इसके बारे में, दोनों के बारे में आप रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को आप बता देंगे, तो उससे आपका इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। भू राजस्व या मालगुजारी, मालगुजारी शब्द आपके सामने कम देखने को मिलता है, लेकिन भू राजस्व आप लोग जानते हैं। मालगुजारी, जैसे आप किसान हैं तो किसान जिस भूमि पर खेती करता है उसको खेती करने के बदले में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। जैसे आप नौकरी करने लगेंगे तो आप इनकम टैक्स देंगे, यानी जो आपकी इनकम होगी उस सीमा से बाहर अगर आपकी आय जाती है तो उसका आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसी तरह से किसान को मालगुजारी देनी पड़ती है। किसान जिस भूमि पर खेती करता है, अनाज उपजाता है, उसके बदले में एक नॉमिनल चार्जेज होते हैं जो गवर्नमेंट को देने होते हैं, उसे हम मालगुजारी कहते हैं या भू राजस्व कहते हैं। तो इस तरह से इसको भी समझा कर लिख देना है, 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर देना है। राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी लिखिए। राज्य उत्पाद शुल्क, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोडक्शन चार्जेज जो होता है उसके बारे में लिखना है आपको, इस पर एक टिप्पणी लिखना है। इसी तरह से राजस्व व्यय किसे कहते हैं? कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू से रिलेटेड चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राजस्व व्यय किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसे हम लोग वेरी
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इसमें शब्दों की मात्रा बढ़ाना है, थोड़ा सा डिटेल करना है, क्योंकि थोड़ा डिटेल करेंगे तो आपको अंक भी ज्यादा मिल रहे हैं। इसमें थोड़ा कम लिखना था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इसमें 3 अंक मिले थे। इसमें आपको थोड़ा सा अधिक लिखना है तो 6 अंक मिल जा रहे हैं। यानी कि थोड़ा अधिक लिखेंगे तो अंक भी अधिक मिलेंगे। यानी जैसे जैसे शब्दों की बढ़ोतरी हो रही है तो अंकों की भी बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न पे नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मांग किसे कहते हैं तो मांग के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग कब प्रभावित होता है, तो इसके बारे में भी आपको पॉइंट बना के लिखना है। और वह पॉइंट 6 से 7 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 या 3 पॉइंट में लिख देंगे तो आपके अंक कम मिलेंगे। इसलिए कम मिलेंगे कि सारी चीजें स्पष्ट 2 या 3 पॉइंट में नहीं हो पाता है, इससे आपको अंक कम मिलेंगे। तो आपको अंक पूरा लेना है तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड बढ़ा के चलेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा, अगर टाइम अधिक लग गया तो शेष क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए जैसे जैसे अंक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का उत्तर भी बढ़ता जाता है, और जब उत्तर बड़ा लिखेंगे तो अंक भी बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत तथा कुल लागत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग स्थिर लागत के बारे में बताएंगे, फिर परिवर्तित लागत के बारे में बताएंगे, फिर कुल लागत के बारे में बताएंगे। यानी तीनों को हमें स्पष्ट करना है। तो तीनों को स्पष्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर अंक भी 3 दिया गया है, 2 + 2 + 2। यानी कि अगर आप सिर्फ कुल स्थिर लागत के बारे में बता देंगे तो 2 अंक देकर आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप कुल परिवर्तित लागत को बता देंगे, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत बताते हैं, तो 4 नंबर मिल जाएंगे। और कुल लागत क्या है ये भी बता देते हैं तो आपको 6 अंक बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य। अब देखिए ये जो प्रश्न आया है वो 3-3 नंबर के, यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, क और ख करके। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं संतुलन कीमत से अधिक, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक है, अगर इसका उत्तर देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। और दूसरा इसी में ख दिया गया है कि संतुलित कीमत से कम है, यानी कि संतुलन कीमत से अधिक है और संतुलन कीमत से कम है, दोनों कंडीशन है। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि संतुलन कीमत से अधिक है अगर ये आता है और संतुलन कीमत से कम है ये नहीं आता है, इसमें करना क्या है कि इन दोनों में से अगर कोई भी आपको आ रहा है तो एक अच्छे ढंग से लिख दीजिए, उसी के विपरीत दूसरा लिख दीजिए। इसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह उत्तर जो लिखेंगे इसी के विपरीत हमको लिख देना है। यानी जब अधिक में जो चीज होता है वो कम में नहीं होगा, और अगर इसके विपरीत लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा और उत्तर भी सही मान लिया जाएगा। अब इस तरह से अगला प्रश्न जो बन रहा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य हैं। तो यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ज, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं, और आपको मालूम होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, इसे फादर ऑफ बैंक भी कहा जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पब्लिक से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं करता है, यानी पब्लिक का अकाउंट इसमें नहीं खुलेगा, इसमें बैंकों का अकाउंट खुलता है। जैसे अभी तक हमने ऊपर में भी बताया था कि इलाहाबाद बैंक कौन सा बैंक है, तो ये व्यापारिक बैंक है। यहाँ पब्लिक का लेन देन होता है, पब्लिक से रिलेशन होता है, पब्लिक का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन यहाँ जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह बैंकों का बैंक है। यहाँ जितने शेष बैंक हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा उस सारे बैंकों का वहां पे ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हम लोगों को बैंक से ऋण लेना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, व्यापारिक बैंक में जाएंगे। लेकिन अगर बैंकों को ऋण लेना होगा तो ये कहाँ जाएंगे, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे। इसलिए इसे हम लोग फादर ऑफ बैंक भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं करना है। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। तो ये इस तरह का वर्जित काम हुआ, यानी ये काम नहीं करे, कोई इस तरह का कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। तो इस तरह से तमाम ऐसे कार्य हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक को करने के लिए मना किया गया है, यानी वर्जित है। तो इसका भी आप डिटेल में लिखेंगे। ये 6 नंबर का है, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। बजट को परिभाषित कीजिए, बजट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे संसद में बजट पेश हो रहा है, तो उसी प्रकार से घर की भी बजट होती है, यानी हम अनुमानित है महीने में इतना पैसा हमें घर के ऊपर खर्च करना है, उसी में घर के जो भी खर्चे छोटे मोटे हैं हमें इन पैसों से करना है। तो एक आइडिया, रफली आइडिया लगा लिया जाता है कि घर का खर्च 10,000, 12,000, 15,000 है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे घर में 15,000 रुपए का खर्चा है, तो वो पैसा हम इकट्ठा करके निकाल देते हैं एक राशि, धनराशि, और ये पैसे खर्च होते हैं। उसी प्रकार से पूरे देश का बजट होता है, कितने आय होंगे, कितने व्यय होंगे। तो इस तरह के जो आय और व्यय पे वैल्यूएशन की, आय और व्यय का जो वैल्यूएशन किया जाता है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो हमारा बजट होता है। अब बजट कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में भी आपको बताना है। भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, ये आपके लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है। भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, ये भी प्रश्न आपके 6 नंबर के आते हैं। ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं कि अगर हमें कुछ भुगतान करना है, किसी से लेन देन हुआ है, जैसे इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री से ट्रांजैक्शन किया, लेन देन किया है, तो उसके भुगतान को संतुलन बनाने के लिए कौन कौन से समाधान की प्रक्रिया की जाएगी, कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। अब आपको आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। एक तो आपको ग्राफ के माध्यम से बताना है और दूसरा आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो अगर लगता है कि हमें ग्राफ हम अच्छा से बना लेंगे और ग्राफ के माध्यम से हम बता देंगे तो उसको करिए। अगर लगता है नहीं हम ग्राफ अच्छा से नहीं बता पाएंगे तो आप उसको थ्योरी टाइप के प्रश्न को बना लीजिए। तो यहाँ पर हर प्रश्न के अथवा में दिया हुआ है, यानी एक प्रश्न के अलावा एक प्रश्न और दिया हुआ है कि अगर आप कर ले जाते हैं तो दोनों में से जो आपको समझ में आ रहा है तो आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आएगा तो एक ही प्रश्न है, 2 प्रश्न है, दोनों में से जो भी अच्छा लगे, जो आपका ज्यादा कंप्लीट है उस प्रश्नों को आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहला उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो आपको वक्र बनाना पड़ेगा। अगर लगता है कि हाँ हम वक्र अच्छे ढंग से बना लेंगे तो करिए, अदरवाइज दूसरा प्रश्न उठा लीजिए, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसका बजट क्या आएगा, एक उदाहरण देके आप स्पष्ट कर दीजिए। यानी उपभोक्ता के बजट सेट के बारे में लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और एक उदाहरण दे देंगे उसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये 10 नंबर के प्रश्न होते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल करिएगा, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितना अधिक इसमें लिखेंगे उतना ही अधिक नंबर आपको मिलेगा। यानी 10 नंबर आपको लेना है तो आपको कम से कम 4 पेज में लिखना पड़ेगा, यानी 3 से 4 पेज के बीच में रहेगा तो आपको इसमें पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। कोशिश करिएगा कि पॉइंट बना के इसमें लिखिएगा, तो जितने अधिक पॉइंट होंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम, ये भी आपका प्रश्न जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 + 6, यानी इस प्रश्न को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। जितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको 2 टुकड़ों में ही बांटा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को ये लगे कि हम इतना कर लेंगे तो इतना नंबर मिल जाएगा और इतना कर लेंगे तो इतना नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आप नेशनल इनकम के बारे में बता दीजिए। राष्ट्रीय आय के आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप राष्ट्रीय आय क्या है इसको आप अच्छे ढंग से लिख लेते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और राष्ट्रीय आय के आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अगर एक एग्जाम्पल देके बताते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे।
यानी दोनों प्रश्नों प्रश्न एक है, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो अगर आप दोनों प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो एक अथवा में प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं या कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। यानी नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, तो कौन कौन सी कठिनाई आती है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये प्रश्न लगता है कि नहीं ये बहुत लंबा है तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें भी आप बता सकते हैं कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, तो ये भी आप प्रश्न कर लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है या तो ये प्रश्न करिए या तो ये प्रश्न करिए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। इस संबंध में प्रोफेसर से, इनका पूरा नाम है जे.बी. से, प्रोफेसर जे.बी. से इनका नाम है, तो प्रोफेसर जे.बी. से के बाजार नियम के मुख्य बिंदु लिखिए। ये आपको रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत, जो कि प्रोफेसर जे.बी. से हैं, ये रोजगार के बारे में ही बताए हैं, और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए इस संबंध में प्रोफेसर जे.बी. से के बाजार नियम के मुख्य बिंदु लिखिए। तो ये प्रश्न है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए, 5 नंबर का है, और अगर इसको आप इधर नहीं आ रहा है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर इधर भी कर देंगे कि इस संबंध में प्रोफेसर जे.बी.सी. ने क्या बताया है, जे.बी.सी. के बाजार के नियम के मुख्य बिंदु लिखिए, तो आप 5+5 अंक मिल जाएगा आपको। अगर यह प्रश्न नहीं आता है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है उस प्रश्न कर लीजिए। नंबर अंक दोनों के बराबर हैं, करना है आपको एक ही है। तो इस तरह से आपको 27 प्रश्न हैं, और इन 27 प्रश्नों का उत्तर अगर आपने सही दे दिया तो आपको बहुत अच्छे ढंग से 90+ मार्क्स आपको आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें अंक बहुत अच्छे आते हैं। अगर थोड़ा सा आप डिटेल में लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, जिससे आपकी कैरियर अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं ये अर्थशास्त्र का एक मॉडल प्रारूप लाया, मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप लाया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और इससे अधिक लाभान्वित होंगे, और अच्छे से अच्छे अंक आगामी परीक्षा में आप पाएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।